हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पर नया आया है और उसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा थैंक यू सो मच आप सभी का जिसने भी मुझे मेरे दूसरे एफएफ के लिए सजेशंस दिए हैं और मैंने उसका न्यू पार्ट अपलोड भी कर दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लिया और जिसे इंटरेस्ट ना हो तो वो ना देखे। किसी पे कोई भी जोर जबरदस्ती ना है और प्लीज़ कोई हेटरेट कमेंट तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसे डिलीट किए हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हेटरेट कमेंट मेरे एफएफ में आए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है ना तो वो सिंपली साइट हट जाएं, ना देखें। देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो उसको दोबारा ना देखें, आगे कंटिन्यू ना करें। लेकिन प्लीज़ हेटरेट कमेंट यहाँ पे आके ना करें, क्योंकि अगर मैंने रिप्लाई करना स्टार्ट किया ना तो मे बी ये चीज़ें किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए प्लीज़ हेटरेट कमेंट नेक्स्ट टाइम ना करे कोई भी। और जो ये लोग घमंडी लड़के मुझे बोल रहे हैं ना, तो मैं उन्हें बता दूं मेरे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसमें मैं घमंड कर सकूं, इसीलिए तो मैं घमंड कर रही हूं ना। तो प्लीज़ या फिर आप लोग अपने शब्दों को ध्यान में दे रखिएगा या फिर नेक्स्ट टाइम उसके आंसर के लिए भी तैयार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए सोलमेट्स एट द व्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने उन सभी लोगों को अपने फ्लूट की मदद से सभी लोगों को अनकॉन्शियस कर दिया था जो कि उस पर हमला करने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे, वो सभी लोग बेहोश पड़े हुए थे और वो लोग अब धीरे धीरे अपने सेंस में आने लगे थे। जैसे ही वो लोग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक फैमिलियर जगह पे थे। वो किसी ऐसी जगह पे नहीं थे जिस जगह को वो जानते नहीं थे। वो लोग अपनी आंखों को देखते हैं, खोलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो वो लोग पहचान गए थे कि वो लोग जिन सेक्ट के हॉल में बैठे हुए हैं, मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे बैठ के उन्होंने मीटिंग की थी कि वीवू जान को कैसे मारा जाए, कैसे उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। वो लोग अभी वहीं पे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग व्यूरियल माउंट से यहाँ कैसे पहुँच गए, जिलिन टाइम वो आखिर कैसे पहुँच गए वो जिन सेक्ट में। वो लोग बस सोचे जा रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों की नज़र जाती है सामने बैठे हुए वीवू जान पे। वीवू जान जो कि एक अलग ही तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ था और एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे बैठना उसको कभी किसी ने अलाउ ही नहीं किया। कोई चाहता ही नहीं था कि वीवू जान वहाँ पे जाके बैठे, लेकिन वो वहाँ पे एकदम शान से बैठा हुआ था, जैसे कि वो जगह उसी के लिए बनाई गई हो। और वो जगह कोई और नहीं थी, वो जगह वो थी जहाँ पे जिन गंगशान बैठा करता था हर वक्त एक राजा होने के नाते। वो सिंहासन जो एक राजा का हुआ करता था, जो एक राजा के लिए उसकी सम्मान की बात होती थी, उस पे आज वीवू जान बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के डर के बैठा हुआ था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि जो इंसान उसके सामने धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं वो उसके साथ क्या करेंगे। क्या उस पर वो चिल्लाएंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, उस पर हमला करेंगे या उसको मारने के लिए दौड़ेंगे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो उसका मुकाबला कर सकता है। कोई इंसान इस तरीके की काबिलियत रखता ही नहीं है कि उसके 1 मिनट तक उसके सामने टिक पाए। वो बस ये जानता था कि जहाँ पे वो बैठा है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वो फील कर रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये बैठने के लिए। भले ही वो उसे ज़िंदगी भर के लिए नहीं चाहता था, लेकिन जब तक वो लोगों से वो बात करने की कोशिश कर रहा था या बात ख़त्म करता, लेकिन तब तक उसने अपना मन बनाया था कि वो यहाँ पर से हिलेगा बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे सभी लोग खड़े होने लगते हैं और वीवू जान को देखने लगते हैं। और जिस जगह पे वीवू जान बैठा हुआ था उस जगह पे देख के वीवू जान को उन लोगों के अंदर का जो खून था ना वो खौलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि खून नहीं, अब वहाँ पे लावा बरसने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो लावा कभी भी वीवू जान के ऊपर आके गिर सकता है। लेकिन वहाँ पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वीवू जान को एक शब्द भी बोल दे। धीरे धीरे वो लोग उठने लगे थे। अपने सर पे हाथ लगाते हुए वो लोग ये सोच रहे थे कि ये जगह पे वो आखिर कर क्या रहे हैं। वो तो लास्ट टाइम जब बेहोश हुए थे तो वो लोग व्यूरियल माउंट में थे, तो अचानक यहाँ पे कैसे आ चुके थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो लोग पिछले 2 घंटे से बेहोश पड़े थे। लेकिन उन लोगों में से अब कुछ लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिन का निशान इस वक्त कहाँ है, वो कहाँ है जो जिसको इस वक्त उस गद्दी पे बैठा होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं था और उसकी जगह पे वीवू जान है। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं जिन लोगों को हम यहाँ पे छोड़ के गए थे, और वो लोग कहाँ पे हैं जो कि इस महल में, इस
जगहों पे पहले से थे। यानी कि सारी की सारी लेडीज़ कहाँ हैं, सारे के सारे सैनिक कहाँ हैं और बाकी सारे जितने भी दरबारी थे वो कहाँ हैं। क्योंकि वीवू जियान को मारने के लिए, उसको तबाह करने के लिए सिर्फ 200-250 लोग ही गए हुए थे, बाकी के सारे लोग वहीं पे थे। और स्पेशली जिन सेक्ट के ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पे नहीं गए हुए थे। विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से उन लोगों को देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था उन लोगों के होश में आने का। विंग अपने हाथों की 2 फिंगर्स की हेल्प से अपनी चैंचिंग को राउंड राउंड घुमाई जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वही एक चीज़ थी जो इस वक्त उसका टाइम पास कर रही थी, क्योंकि बाकी कोई इंसान तो उसके आसपास था ही नहीं। सारे के सारे बेहोश पड़े हुए थे। कुछ ही टाइम में उन लोगों का सर और भारी होने लगा था, लेकिन अब वो बेहोश नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें होश में रहना पड़ेगा, लेकिन उन्हें जो सर दर्द हो रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन तभी उस हॉल में किसी और की एंट्री होती है कुछ सैनिकों के साथ। सर से पैर तक सारी की सारी चीज़ें वाइट थी। पूरे रोब्स वाइट थे, शूज़ वाइट थे। उसके हाथ में जो उसकी तलवार थी ना, वो भी वाइट कलर की थी, सिल्वर कलर की थी। उसके फॉरहेड पे जो रिबन था वो भी वाइट कलर का था। उसमें लगा हुआ वो ताबीज़ भी सिल्वर कलर का था। बालों में लगे हुए हर एक ज्वेलरी तक उसकी सिल्वर कलर की थी और उसके बालों में बंधा हुआ वो रिबन भी सिल्वर यानी कि वाइट कलर का था। और उसके खुद का जो तेज था ना, जो साइन था ना, वो भी कुछ कम नहीं था। वो भी एकदम मून की तरह था, एकदम चाँद की तरह वो चमक रहा था। धीरे धीरे जैसे ही वो हॉल के अंदर एंटर कर रहा था ना, वीवू जियान उसको बस देखे रह चुका था। क्योंकि विंग जानता था कि इस ब्यूटी को उसने लगभग 10 साल पहले देखा था। 10 साल से उसने किसी को भी नहीं देखा था। वांग जी ने कई बार विंग को देखा था, झीलिंग के मार्केट्स में उसे देखा था और बहुत अलग अलग जगहों पे उसको देखा था, लेकिन वो हमेशा सक्सेस रहता था खुद को छिपाने में। वो कभी नहीं चाहता था कि वो विंग के सामने आए, क्योंकि वो जानता था कि विंग के सामने आना मतलब विंग को इरिटेट करना। क्योंकि विंग कभी भी इस दुनिया के लोगों को अब देखना नहीं चाहता था। वो जिस दुनिया में जा चुका था ना, वो वहीं पे खुश रहना चाहता था। इसलिए वांग जी ने भी हमेशा अपनी कोशिश की थी कि विंग को बस दूर से देखे, उसके करीब ना जाए, उससे कभी भी इरिटेट ना करे। जो लाइफ वो जी रहा है ना, उसको शांति से वो जीने दे। उसको कभी भी वहाँ जाके डिस्टर्ब करने का उसका कोई इरादा नहीं था, कोई इंटेंशंस नहीं थी। लेकिन आज विंग को ऐसा लग रहा था कि इन सभी में कहीं ना कहीं वांग जी भी मिला हुआ था। कहीं ना कहीं वांग जी भी इन सभी के प्लानिंग में शामिल था। इसी के साथ विंग अब देखता है कि सभी लोग लगभग उठ चुके थे, लेकिन उनके सर में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। वांग जी पूरी तरीके से हॉल में एंटर कर चुका था। वांग जी ने अपने गुचिन को निकाला, उसको बस 2 सेकंड तक प्ले किया और 2 सेकंड तक प्ले करने तक ही वहाँ पे जिन कल्टीवेटर्स के सर में बहुत खतरनाक तरीके की अब तक हेडेक हो रही थी ना, वो गायब हो चुकी थी। वो एकदम नॉर्मल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो हेडेक उनके सर में कभी था ही नहीं। सिर्फ 2 सेकंड के जिधर प्ले करने की वजह से वो सभी ठीक हो चुके थे। और विंग भी कहीं ना कहीं ये नोटिस कर चुका था कि वांग जी ने आते ही क्या किया है। इसीलिए विंग हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि यही एक शख्स है जो मेरा सामना कर सकता है, यही एक शख्स है जो मेरे सामने टिक सकता है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा कि इसी इंसान को भेजो मुझसे लड़ने के लिए, मुझसे फाइट करने के लिए। लेकिन देखो ना, तुम लोग तो महा जिद्दी हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा जिद्दी हो और खुद ही लड़ने चले गए। और उस लड़ने की वजह से कम 2 घंटे से तुम यहाँ पे बेहोश पड़े हो। तुम्हें पता भी है तुम लोगों को यहाँ लाने में मुझे कितने एफर्ट्स डालने पड़े थे। मुझे एक एक को इकट्ठा करने में, एक एक को यहाँ लाने में बहुत मुश्किल हुई है। और तुम्हें नहीं लगता कि व्हीलिंग पैट्रियार्क को इतनी प्रॉब्लम्स देना कोई अच्छी बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि व्हीलिंग पैट्रियार्क को इस तरीके से परेशान करना तुम्हारे लिए परेशानी बन सकता है? विंग एक एक की तरफ ईविल स्माइल देके बोल रहा था। ऐसा लग रहा था 10 साल से शांत बैठा वीवू जियान अशांत बैठने वालों में से नहीं था। और विंग इतने में ही चुप नहीं हुआ था। अब उसने अपने आंसर्स देना शुरू कर किया। अब जो अभी तक वो मजाक कर रहा था, हंस रहा था, इविल स्माइल्स दे रहा था, उसके फेस पे अब एक डार्कनेस आ चुकी थी। वो अब डायरेक्ट आंसर करते हुए बोलता है, आखिरकार कब तक आप लोग ये करते रहेंगे? हाँ, मतलब कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैंने पिछले 10 सालों से आप में से किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया। मेरी वजह से आप लोगों की इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो आप लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि मेरी बनाई दुनिया में आप लोग एंटर कर सके? और जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने में मैंने पूरी अपनी जान लगा दी,
आप लोग उन्हें मारने के लिए वहाँ आ गए। क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने तुम लोगों का? हाँ, बता सकते हो तुम लोग मुझे? आखिर इन 10 सालों में किसने हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस की है? क्या किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि हम कनेक्टेड हों? हम लोग सबसे अलग रहते हैं, हम लोग हर किसी से रिश्ता तोड़ चुके हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी के पास आते हैं, ना ही किसी को पास आने देते हैं। तो फिर मुझे ये जानना है कि आज ऐसा क्या हो गया जो तुम लोग हमारी लाइफ में घुसने के लिए तैयार रहे और हम लोगों को तबाह करने के लिए तैयार हो चुके थे। आखिरकार उस जगह में ऐसा क्या है कि अब तुम लोगों को वो जगह भी चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट किया था और आज तुम लोग वहाँ भी पहुँच गए। मेरे बैरियर्स को तोड़ने की हिम्मत किसने की? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? विंग एक एक की तरफ को देख रहा था क्योंकि वो उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उसके सेट किए हुए बैरियर्स को तोड़ा था। वो देखना चाहता था कि आखिरकार इतना पावर, इतना टैलेंट किस इंसान में है जिसने उसके बनाए हुए बैरियर्स को तक तोड़ दिया। आप सभी जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद को इस तरीके से परिचित करते हैं, परिचय देते हैं अपना कि आप लोग एक रिस्पेक्टफुल सेक्ट के मेंबर हैं, तो कहाँ गई आपकी वो रिस्पेक्ट, कहाँ गई आपकी वो सिंसियरिटी, कहाँ गई वो आपकी समझदारी जिस वक्त आप हम लोगों पे हमला करने के लिए आ रहे थे? ये कोई पहली बार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पहली बार हम लोगों पे हमला करने आ रहे थे। बस मैं हमेशा तैयार रहता था, हमेशा मेरे बैरियर्स इतने स्ट्रांग होते थे कि आप लोग कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन आज मुझे सच में जानना है कि आखिरकार वो इंसान है कौन जिसने उन बैरियर्स को इतनी आसानी से तोड़ दिया। और वो तो अच्छी बात है कि उन बैरियर्स को तोड़ते ही मुझे संकेत मिल जाता है, वरना आज वेंस के साथ साथ आप लोग मुझे भी मार डालते और बोलते खुद को पावरफुल। लैन वांगजी जो अब तक सुन रहा था वो अब विंग को काटते हुए बोलता है, विंग क्या तुम मुझे बताओगे कि लैन प्रिंस लैन जिंगी कहाँ पे हैं? वांगजी के मुंह से निकला ये सेंटेंस वहाँ पे खड़े हर एक इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि हर कोई जानता था कि लैन जिंगी की जो प्रोटेक्शन थी ना, उसके आसपास जितने बॉडीगार्ड्स रहते थे, उसको जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता था वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था। और लैन सेक्ट का ही नहीं, हर सेक्ट के हर एक प्रिंस को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लैन जिंगी को कोई भी इतनी आसानी से किडनैप करके ले जाए, कोई भी उसको ऐसे ही उठा के ले जाए? लेकिन ये सिर्फ लैन जिंगी के साथ ही नहीं हुआ था, बाकी के सेक्ट के जो सैनिक लान वांगजी के पीछे खड़े थे वो भी सेम क्वेश्चन वी वुजान से पूछते हैं, सेम चीज़ें वो भी पूछते हैं। विंग उन लोगों का आंसर तो नहीं करता, लेकिन चुपचाप जाके उस सिंहासन में दोबारा से बैठ जाता है और अपने पॉकेट से एक तालिस्मान ऊपर की साइड को फेंकता है। और उस तालिस्मान की वजह से वहाँ पे आसपास कुछ पर्दे जो नीचे गिरे हुए थे ना, वो अब हटने लगे थे और एक एक करके वो इंसान दिख रहे थे जो कि उन पर्दों के नीचे से थे। वो कोई और नहीं, जिन सेक्ट के बाकी मेंबर्स थे। जिन सेक्ट के बाकी मेंबर्स को वहाँ पे बेहोश पड़ा देख बाकी लोगों के होश उड़ चुके थे। आखिरकार वी वुजान ने ये क्या किया है, क्या क्या किया है वी वुजान ने हम लोगों की बेहोशी के टाइम पे? विंग बोलता है, तुम लोग इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? तुम लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारी बेहोशी की हालत में मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना तुम लोग मुझे मारने आए थे और मैं तुम्हें मार सकता था। जिस कल्टीवेशन वर्ड में तुम अपने आप को कल्टीवेटर कहते हो सकता था मैं तुमसे वो अधिकार ही छीन लेता कि तुम अपने आप को कल्टीवेटर बोल सको। लेकिन शुक्र मनाओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम लोगों की इस बेहोशी की हालत में मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस तुम लोगों को वहाँ से यहाँ उठा के लाया हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा कहते हुए विंग अब चुपचाप उस सिंहासन में बैठ चुका था और अगले ही पल वो देखता है कि बाकी बेहोश पड़े हुए लोग भी अब चुपचाप होश में आने लगे थे। जैसे ही जिन जुशन होश में आता है वो विंग से पूछता है, जिनलिंग कहाँ है? तुमने क्या किया है उसके साथ? आखिरकार तुम इसे कहाँ लेके गए हो? जिन जुशन ने उठते ही अपने बच्चे के बारे में पूछा, क्योंकि उसी के सामने विंग ने उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था, उसको भी बाकी सभी सेक्ट के राजकुमारों के साथ कहीं भेज दिया था और उनमें से कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ भेजा गया था। अब सभी लोग एक एक करके पूछने लगते हैं कि बताओ हमारे राजकुमार कहाँ हैं, हमारे प्रिंस कहाँ हैं? एक एक की जो क्वेश्चन थे ना, विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगे थे। विंग वहाँ से उठता है, चुपचाप बाहर चले जाता है, क्योंकि उन लोगों के क्वेश्चन सुनने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो जाता है बाहर और चुपचाप फ्लाई करते हुए किसी एक छत पे जाके वो बैठ जाता है। चुपचाप वहाँ पे बैठ के एक पैर को नीचे
किया हुआ था वो हिला रहा था एक पैर को, एक पैर के सहारे वो अपने हाथ को रखा हुआ था और उस हाथ पे अपने सर को रखा हुआ था और बाकी लोगों को वो देख रहा था। अभी भी उसके हाथ में चैनचिंग थी जिससे वो प्ले कर रहा था, मतलब बजा नहीं रहा था, उससे खेल रहा था, उसको राउंड राउंड घुमा रहा था अपने दोनों फिंगर्स की हेल्प से और बस उन सभी को देख रहा था जो कि उसके पीछे पीछे बाहर आए थे और वहाँ से बस उन क्वेश्चंस को सुन रहा था जो कि वो किए जा रहे थे कि उनके प्रिंस कहाँ हैं, बताओ उनके प्रिंस कहाँ हैं। विंग तभी एक छोटी सी वजल अपने मुंह से करता है, एक छोटी सी सीटी बजाता है और उस सीटी की आवाज़ सुनते ही वहाँ पे वेनिंग आ चुका था। वेनिंग के साथ दो छोटे छोटे से राजकुमार भी थे, लेकिन वेनिंग के साथ इस वक्त दो ही लोग थे, दो ही बच्चे थे, जिसमें से एक का जो रोब्स का कलर था वो वाइट था तो दूसरे के रोब्स का कलर फेडेड येलो था, यानी कि एकदम लाइट येलो था, जिसे देख के हर कोई समझ चुका था कि ये लैन जिंगी और जिनलिंग हैं, क्योंकि उनके फेस तो पूरी तरीके से कवर थे और उन्हें एक दूसरे के साथ बांधा भी गया था, लेकिन उनके रोब्स को देखने के बाद हर कोई समझ चुका था कि ये कौन है। इसीलिए अब बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि हमें भी हमारे राजकुमार चाहिए। विंग चुपचाप फ्लाई करते हुए छत के कॉर्नर पे आता है और बोलता है, 1 मिनट, तुम लोगों से किसने कहा कि मैं इन्हें तुम्हें वापस देने वाला हूँ? आखिरकार मुझे भी तो किसी चीज़ की श्योरिटी चाहिए ना, मुझे भी तो ये श्योरिटी चाहिए कि तुम लोग दोबारा से मुझ पे हमला नहीं करोगे, और अगर तुम्हारे राजकुमार मेरे पास रहेंगे तो तुम में से किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे ब्यूरियल माउंट में आने की, उस जगह पे आने की जिसे मैंने खुद बनाया है। इसलिए आज के बाद तुम्हारे राजकुमार मेरे साथ रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, मैं उन्हें सब कुछ सिखाऊंगा। हाँ, निश्चिंत रहो, मैं उन्हें कभी भी डिमोनिक कल्टिवेशन नहीं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ उन्हें वैसा ही दूंगा जैसे उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें तुम लोगों के पास कभी नहीं भेजूंगा। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मुझे श्योरिटी नहीं हो जाती कि तुम लोगों ने हम लोगों से अब कोई रिश्ता रखना छोड़ दिया है। तुम लोग अब हम लोगों को कभी भी हमला करने नहीं आओगे, हम लोग को तबाह करने, हम लोग को मारने कभी नहीं आओगे, इसलिए तब तक तुम्हारे राजकुमार वहाँ से वापस नहीं आएंगे। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो चुका था। इसी के साथ वो अपनी बातों को ख़त्म नहीं करता और भी आगे बढ़ाता है और बोलता है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे राजकुमारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम लोगों में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो। तुम लोग पहले ही बोल चुके हो कि मैं अपनी मनमानी करूँगा, मैं वैन रूहान बनूंगा, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए मैं आज वैन रूहान बन रहा हूँ और मैं ऐसा बनना भी चाहता हूँ। जिन सेक्ट और जंग सेक्ट, आप दोनों का राजकुमार एक ही है, आप लोगों की जान जिनलिंग में बसती है, तो ऑफकोर्स सी बात है मैं शुरुआत भी जंग सेक्ट से करूँगा। जंग सेक्ट, आपसे मैं क्या मांगूँ, चलो सोचता हूँ। विंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे सैनिकों की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप लोग हमला करेंगे कोई ना कोई तो चाहिए ना आप लोगों के साथ लड़ने के लिए। आखिरकार मैं अकेला कब तक लड़ूंगा, और वहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बुढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, और जो 2-4 जवान हैं भी ना वो इतना व्यस्त रहते हैं कि उन लोगों के पास लड़ने का टाइम ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक सेना दो, एक ऐसी सेना जो तुम्हारे ही अगेंस्ट लड़ सके। अगर तुम चाहते हो कि जिनलिंग ठीक रहे तो तुम्हें ये भेजना होगा और बहुत जल्दी भेजना होगा। ऐसा कहते हुए वो नए सेक्ट की तरफ देखता है। नए सेक्ट के क्लैन लीडर की हवा पहले ही टाइट थी और वो बोलता है, वी भाई तुम जो चाहो, तुम चाहो तो मेरे सेक्ट में आके खुद क्लैन लीडर बन जाओ, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। मैं तो इन लोगों के कहने पे खाली तुम्हें देखने वहाँ आ गया था, मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं सच में कुछ नहीं करने वाला था। उसने अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर उठाया जैसे कि वो प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर भी वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन विंग को कुछ ना कुछ तो मांगना था। तो विंग अपना बोलना स्टार्ट करता है और बोलता है, अगर नए सेक्ट के क्लैन लीडर नहीं चाहते कि उनके क्लैन में मेरी कभी बुरी नज़र पड़े तो उन्हें हमें कुछ शस्त्र देने होंगे, कुछ हथियार देने होंगे, क्योंकि सैनिक अगर मैं मांग रहा हूँ तो उनके लिए हथियार भी तो चाहिए ही होंगे ना। आखिरकार उन्हें अगर मैं लड़ना सिखाऊंगा तो हाथ से तो नहीं सिखाऊंगा, उनके पास हथियार होने चाहिए, और नए सेक्ट से बेहतर हथियार किसी और सेक्ट में होते ही नहीं हैं। इसलिए आप मुझे जितनी सेना जंग सेक्ट के लोग मुझे भेजेंगे उतने ही हथियार आप मुझे भेजेंगे। ऐसे कहता हुआ वो निये की तरफ देखता है, निये वेसांग की तरफ देखता है। वेसांग बोलता है, आपको जितने चाहिए, आप अगर जंग सेक्ट के 100 सैनिक आएंगे तो मैं 400 आप लोगों को हथियार भेजूंगा, लेकिन प्लीज़ कभी भी मेरे सेक्ट के ऊपर अपनी नज़र मत डालना, क्योंकि मैं इतना एबल नहीं हूँ, इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उन्हें बचा सकूँ। विंग मन ही मन में हंसने लगता है और बोलता है, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता,
इसने अपने हाथ में बस निहाज पकड़ना सीखा है, कभी तलवार पकड़ना नहीं सीखा है। इसके आगे अब वो जिन सेक्ट की तरफ देखता है। जिन गंगशान जो उसे बहुत बुरी तरीके से देख रहा था, गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था, वी वुजान उसके सामने फ्लाई करते हुए आता है, बोलता है, उसकी बियर्ड को खींचते हुए उसको एकदम चिढ़ाते हुए बोलता है, तुमसे क्या मांगूं? तुम तो खुद ही दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम वैन रोहान की इस जगह पे बस कब्जा करके बैठे हुए हो? खैर, मुझे क्या करना, तुम कहीं भी कब्जा करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ का पैट्रियार्क मुझे बना दिया गया है ना, जिस नाम से मुझे सारे लोग जानते हैं, वो जगह मुझे दे दी जाए। सभी लोग मुझे हीलिंग पैट्रियार्क तो बोलते हैं, लेकिन आज भी हीलिंग मेरे नाम पे नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। वी वुजान जिन गंगशान के हाथ पे कुछ दस्तावेज रख देता है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आज के बाद हीलिंग की एरिया में वी वुजान का राज रहेगा। वहाँ पे किसी और का कोई भी राइट नहीं रहेगा, कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, इस सब का जो अधिकारी होगा, जो इस सब के बारे में फैसले लेगा, उसका अधिकारी सिर्फ और सिर्फ विंग होगा। और उसे सिर्फ कहने के लिए यीलिंग पैट्रियार्क नहीं बोला जाएगा, उसे एक्चुअल में यीलिंग पैट्रियार्क बना दिया जाएगा, यीलिंग उसे सौंप दिया जाएगा। ऐसा उस दस्तावेजों में लिखा हुआ था, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। जिन गंगशान ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। वी वुजान बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा पोता, तुम्हारा वारिस, तुम्हारा युवराज, तुम्हारा प्रिंस मेरे पास है। क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वो प्रिंस एकदम सेफ रहे? जिन गंगशान बोलता है, तुम पहले मेरे प्रिंस को मुझे वापस करो, वरना मैं इसमें साइन नहीं करूँगा। विंग बोलता है, कोई बात नहीं, नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं लड़ सकता हूँ, मैं लड़के से ले सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हारा एक पोता मर भी गया तो? वी वुजान ने इतनी सिंपली ये लाइन बोली थी कि मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसने क्या बोला। जैन चैंग चिल्लाते हुए बोलता है, वी वुजान, क्या तुम भूल गए हो वो तुम्हारा खुद का नेफ्यू है, तुम्हारा खुद का भांजा है? वी वुजान बोलता है, क्या कहा तुमने? मेरा भांजा, वो मेरा भांजा है, मेरा नेफ्यू है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक बार भी उसे देखने नहीं दिया था? उस वक्त, जिस वक्त मैं उसे देखना चाहता था, मैं उसे अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहता था, उसके जन्म के टाइम पे मैंने जो गिफ्ट प्रिपेयर किए थे, मैं उसे वो देना चाहता था। वो तुम ही थे जैन चैंग, जिसने मुझे रोका था उसके आसपास आने से भी। तुम ही थे जिसने मुझे मेरे भाई होने के अधिकारों को कभी भी जताने नहीं दिया। तुम ही थे जिसने मेरे भाई होने के फ़र्ज मुझे कभी निभाने नहीं दिया। और आज तुम बोल रहे हो कि मैं उसका मामा हूँ और वो मेरा भांजा है। किस बात की दया की उम्मीद कर रहे हो तुम मुझसे? तुम पहले ही मुझे बोल चुके हो कि मैं निर्दयी इंसान हूँ, तो आज मैं बन रहा हूँ तो तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसा कहते हुए वो एक एक की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग अपने फैसले को बदलने वालों में से नहीं था। उसने क्लियरली बोल दिया था कि नहीं, वो बिल्कुल भी इस मैटर में दया नहीं दिखाएगा। वो जो बोल चुका है वो करके रहेगा। अगर तुम्हें तुम्हारे प्रिंस सही सलामत चाहिए तो तुम्हें वो मानना होगा जो मैं कह रहा हूँ। जिन गंगशान भी अपनी मोहर उसमें लगा देता है और अपने हस्ताक्षर भी उसमें कर देता है, क्योंकि उसके लिए इस वक्त उसके पोते से ज़्यादा अहमियत और किसी चीज़ की नहीं थी। विंग झटके से उस दस्तावेजों को छीनता है और अपने पास रख लेता है, अपने रोब्स के इनर पॉकेट में उन्हें संभाल देता है ताकि वो फिर से उन्हें कहीं घुमा ना दे। विंग फ्लाई करते हुए वापस से छत के उस कॉर्नर पे बैठ जाता है जहाँ पे वो पहले से बैठा हुआ था, और वहाँ जाके अब उसकी लास्ट में नज़र जाती है लैन सेक्ट पे। लैन सेक्ट के 3 मेंबर्स वहाँ पे खड़े थे, लान वांगजी, लैन चिरेन और लैन सिचैन। लैन चिरेन को देखते हुए बोलता है, क्या मांगना चाहिए मुझे लैन सेक्ट से? वो 3000 रूल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे सेक्ट के लोग बहुत शांति से जी रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं नहीं चाहता कि वो 3000 में से 3 रूल भी उनकी लाइफ में आए। बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं, तो इन रूल्स की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या है लैन सेक्ट में? वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें? नहीं। जिस सेक्ट का लीडर ही पढ़ना पसंद नहीं करता, तो वो अपने क्लैन के मेंबर्स को क्यों पढ़ने के लिए बोलेगा? उसे वो बुक्स भी नहीं चाहिए। विंग अब प्लेफुली अपनी आइज को रोल करता है लान वांगजी की तरफ, फिर उसके बाद वो नज़र घुमाता है लैन चिरेन की तरफ, और वो अब बोलता है, लैन वांगजी इज़ योर प्राइड, आई एम राइट? इफ़ आई एम राइट, सो आई वॉन्ट हिम एज माई ब्राइड।
विंग ने इस सेंटेंस को इतने अच्छे से बोला था ना, मानो वो अपनी एक पोयम बना रहा हो, अपनी एक तुकबंदी बना रहा हो। और इस वक्त उसने किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशंस पे कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी इस लाइन को बोलने के बाद पूरे 2-3 सेकंड तक वो अपने आप में ही गुम था कि उसने कितनी अच्छी लाइन इस वक्त बोली है। लेकिन जैसे ही वो देखता है लैन चिरेन की तरफ, तो लैन चिरेन की जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे ना, ऐसा लग रहा था कि विंग की शामत आ चुकी है। ऐसा लग रहा था कि विंग को बचाने वाला कोई भी नहीं है। और लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे गोसुलैन के अभिमान पे वार कर रहे हो। तुम जानते हो ना वांग जी एक लड़का है, तुम उसे कैसे अपने दुल्हन के रूप में मांग सकते हो? तुम किस तरीके के इंसान हो विभूजान? क्या तुम्हें दुनिया भर में कोई लड़की नहीं दिखती? क्या तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली है जो तुम्हारी दुल्हन बन सके? तुम वांग जी को अपने दुल्हन के रूप में कैसे बोल सकते हो? आखिरकार किसी की बेइज्जती भी करनी हो तो ढंग की करनी चाहिए, इस तरीके से नहीं। लान वांग जी हमारे सेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और उसकी होने वाली वाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो भी एक कल्टीवेटर होगी। आखिरकार तुम उसे कैसे अपनी दुल्हन के रूप में हम लोगों से मांग सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा है, कभी सुना है दो लड़कों की शादी होते हुए दो मर्द एक साथ शादी कैसे करते हैं विभूजान? क्या तुम मुझे बताओगे? और अगर करते भी हैं तो मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। वांग जी को तुम्हें देने के लिए मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। विंग बोलता है, हाँ नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है कि दो लड़के आपस में शादी करते हैं और अपनी लाइफ को वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे कि मैरिड कपल करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गोसुलैन का जो अभिमान, इतना बड़ा अभिमान यहाँ पे खड़ा है ना, उसको मैं अपने साथ लेके जाऊँ। यीलिंग पैट्रियार्क उसका मालिक होगा, ये मैं चाहता हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जो युवराज है ना, शायद उसे तुम कल सुबह तक देख ना पाओ। ऐसा कहते हुए विंग फिर से एविल स्माइल देखने लगता है। तुम सच में एक निहायती बेशर्म इंसान हो विभूजान। तुम्हें तो इंसान कहना भी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम अपने आप को एक इंसान भी कैसे कह सकते हो? कैसे तुम अपने आप को इस दुनिया का बोल सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस बातें यहाँ पे कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिसका कोई ना ही कोई मतलब है और ना ही पूरी होने की कोई उम्मीद? लान वांग जी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और वो क्यों जाए? वो एक लड़का है, वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकता है, अच्छे से शादी करेगा और अपने परिवार को बसाएगा। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा। कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। विभूजान भी चिल्लाते हुए बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम्हारे वहाँ से लान वांग जी मेरे सेक्ट में नहीं आया तो तुम्हारे सेक्ट में तुम्हारा युवराज वापस नहीं लौटेगा। ऐसा बोलते ही विंग ने अपने हाथ को उस डायरेक्शन में बढ़ाया और अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से ही उस छोटे से बच्चे को अपने हाथ में ले लिया और उसके गले को टाइटली पकड़ लिया। उसने सबके सामने उसको दिखाया तो था कि उसने बहुत टाइटली पकड़ा है, लेकिन उसने उतने टाइटली पकड़ा नहीं था। आखिरकार 13 साल के बच्चे के गले को कोई इतनी टाइटली कैसे पकड़ सकता है? लेकिन उसने ये शो ऑफ जरूर किया था कि उसने उस बच्चे के गले को बहुत टाइटली पकड़ा था, ताकि लैंड सेक्ट के लोग डर जाएं और उससे वो दे जो वो चाह रहा है, जो वो मांग रहा है। ये देखते ही सभी लोग वहाँ पे डर चुके थे। लैन सिचेन, लैन चिरेन, लैन वांग जी तीनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो चाहते थे बस उनके प्रिंस को किसी भी तरीके से वापस लाया जाए। विंग के हाथों की ग्रिप जो थी वो बहुत ज़्यादा टाइट दिख रही थी। उसकी आंखों का वो कलर जो चेंज हो चुका था डार्क रेड में, ये क्लियरली शो कर रहा था कि विंग ने उस बच्ची का जो गला है ना बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। बच्चा बेहोश था जिसकी वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था अपनी बॉडी को, इसलिए उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे शायद वो बेहोशी में ही मौत के मुंह में चले जाएगा। इसलिए वांग जी अब आगे बढ़ता है, अपने नीज पे डाउन होता है और बोलता है, ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे सेक्ट में आऊँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, बस उसे छोड़ दो, बस उसे कुछ मत करो प्लीज़। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ विभूजान, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, कुछ मत करो। वो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मौत हो सकती है। तुम क्या कर रहे हो? वो छोड़ दो उसे, तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा, बस बच्चों को छोड़ दो। विभूजान ने भी चुपचाप बच्चे को छोड़ दिया। वेनिंग ने आके उस बच्चे को संभाल लिया और इसी के साथ वेनिंग उन दोनों बच्चों को लेके वहाँ से फ्लाई करते हुए जा चुका था। विंग बोलता है, ठीक है, अब मेरी पूरी की पूरी कंडीशन सब लोगों ने मान ही ली हैं, तो मैं भी उन्हें आश्वासन देता हूँ, पूरी श्योरिटी देता हूँ कि व्यूरियल माउंट में उनके राजकुमारों को एकदम राजकुमारों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उन्हें हर एक सुख सुविधाएं दी जाएगी, हर एक तरीके की नॉलेज दी जाएगी, हर एक तरीके का ज्ञान दिया जाएगा, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा।
कम से कम 1 से 2 साल उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा, जब तक मुझे ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि आप में से कोई भी मेरे अगेंस्ट कोई साजिश नहीं रच रहा है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है, तब तक मैं तुम लोगों के राजकुमारों को नहीं छोड़ूंगा। और तुम नोवल हंगवंजुन तैयार रहना, कल सुबह मैं आऊँगा, कल सुबह मैं लान सेक्ट में आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा, तैयार रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी खूबसूरती के साथ तैयार रहो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दुल्हन तैयार रहे। तुम कल के बाद ये भूल जाना कि तुम एक लड़के हो, तुम मेरी दुल्हन हो और तुम वैसे ही बन के रहोगे। ऐसा कहते हुए विभूजान भी फ्लाई करते हुए वहाँ से जा चुका था। तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।